हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। जैसे से सीजीएल 2022 के लिए झारखंड सामान्य अध्ययन में ये जो सीरीज है, झारखंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम जेएसएससी जेपीएससी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ओके, और हम लोगों का टारगेट है कि 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन को इसके माध्यम से कवर किया जाए। ठीक है, चलिए, अभी तक इसके जो है 14 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं, ये 15th है। ओके, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी जो क्वेश्चन चल रहा है वो एसआई का क्वेश्चन चल रहा है। जेपीसी के क्वेश्चंस को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। जैसे सी के कुछ क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद फिर जैसे सी का जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, इसके बहुत सारे सेट्स थे, तो इसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, देखिए अभी जो एग्जाम होने वाला है वो भी हो सकता है कि बहुत सारे फेजेस में हो, तो बहुत सारे फेजेस में अगर एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जाता है तो ये संभावना होती है कि टॉपिक को रिपीट किया जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड फ्रॉम झारखंड मुक्ति मोर्चा? जेएमएम से झारखंड का मुख्यमंत्री इनमें से कौन है? देखिए, ये हर स्टेट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, बस अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है, लेकिन मैं जो डिटेल बता रहा हूँ उससे लगभग सारे क्वेश्चंस कवर हो जा रहे हैं। क्या मैं बता रहा हूँ? देखिए फिर से मैं उस चीज को बताने वाला हूँ। बाबूलाल मरांडी, बाबूलाल मरांडी जो हैं ये पहले चीफ मिनिस्टर थे झारखंड के। ठीक है, उसके बाद अर्जुन मुंडा, अर्जुन मुंडा जो है ये दूसरे, चौथे और 8वें चीफ मिनिस्टर थे झारखंड के। उसके बाद शिबू सोरेन, शिबू सोरेन जो थे ये तीसरे, छठे और 7वें, इनका टर्म ये था। उसके बाद मधु कोड़ा, मधु कोड़ा इनका जो टर्म था ये 5वां था। ठीक है, हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन इनका जो टर्म था, इनका टर्म क्या था? इनका 9 था, और अभी ये प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है, ये 11th टर्म है। ओके, रघुवर दास जो है, रघुवर दास इनका टर्म क्या था? 10th था, इनका टर्म 10th था। ठीक है, अब यहां पर देखिए दो तीन चीज। जो बाबूलाल मरांडी थे, बाबूलाल मरांडी ये बीजेपी से थे। ठीक है, जब मधु कोड़ा की सरकार बनी तो झारखंड विकास मोर्चा में फिर ये शामिल हो गए, और अभी फिर से ये बीजेपी में है। अर्जुन मुंडा ये भी बीजेपी से थे। ओके, अभी बीजेपी से ये सांसद हैं खूंटी से। शिबू सोरेन जो है, शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा। मधु कोड़ा जो है ये निर्दलीय। ओके, हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा, और रघुवर दास बीजेपी। एक तो ये हो गया। साथ ही साथ ये भी आपको जानना चाहिए कि सबसे कम समय के लिए, सबसे कम समय के लिए जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं वो शिबू सोरेन रहे हैं, कम समय के लिए। ठीक है, सबसे ज्यादा समय के लिए जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं वो अर्जुन मुंडा रहे हैं। सभी टर्म को मिलाने के बाद, ध्यान रखिए, सभी टर्म को मिलाने के बाद सबसे ज्यादा समय के लिए अर्जुन मुंडा रहे हैं, और एक टर्म में सबसे ज्यादा रघुवर दास रहे हैं। इन सभी चीज को आप याद कर लेंगे। इसके साथ ही मधु कोड़ा अभी तक के इकलौते निर्दलीय चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और यहाँ रघुवर दास जो है ये पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं। इससे क्वेश्चन अगर आता चीफ मिनिस्टर से तो यहीं से आएगा, इससे बाहर से नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हेमंत सोरेन, ऑप्शन नंबर 1। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड? निम्न में से कौन झारखंड का सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा है? अभी मैंने बताया, अर्जुन मुंडा। देखिए, टर्म की बात की जाए तो एक टर्म में सबसे ज्यादा जो रहे हैं वो कौन रहे हैं? रघुवर दास, वो रहे हैं रघुवर दास। ठीक है, लेकिन सभी टर्म को मिला दिया जाए, अगर दिनों की बात की जाए तो अर्जुन मुंडा ये जो है ये 5 साल, 5 साल 9 महीने, 5 साल 9 महीने और 23 दिन, मतलब कि लगभग 5 साल 10 महीने ये जो है चीफ मिनिस्टर रहे हैं। और सबसे कम जो है, ये मैंने बोला अर्जुन मुंडा के लिए, रघुवर दास जो है ये पूरे 5 साल रहे हैं, एक टर्म कंप्लीट करने वाले पहले चीफ मिनिस्टर। और
सबसे कम जो है वो 10 दिन है। कितना है? 10 दिन। किनके नाम है? ये है शिबू सोरेन के नाम। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2000 में झारखंड के पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? देखिए, जो पहले रहे हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है प्रभात कुमार। ओके, प्रभात कुमार। इसके बाद अतिरिक्त प्रभार दिया गया था और उनका नाम था विनोद चंद्र पांडे। ये मैं अलग कलर से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इकलौते ये गवर्नर रहे हैं जो कि अतिरिक्त प्रभार में रहे हैं। तो विनोद चंद्र पांडे। अब यहीं से देखिए, यहीं से जो है टर्म थोड़ा सा गड़बड़ाता है आपको याद करने में। देखिए, अगर आप इसको काउंट करेंगे तो अभी जो गवर्नर है कौन है? रमेश बैस। अगर इसको काउंट करेंगे तो इनका जो टर्म होता है रमेश बैस का, तो इनका टर्म हो जाता है 10वां। ठीक है, और अगर इनको काउंट अगर आप नहीं करेंगे तो इनका टर्म हो जाएगा 9th। तो दोनों को आप याद रखेंगे। ऑप्शन में अगर 10 नहीं रहा तो आप 9th टिक कर सकते हैं। ठीक है, कैसे टिक होगा ये? क्योंकि एक्सक्लूड करके जो अतिरिक्त प्रभार है अगर आप उसको एक्सक्लूड कर देंगे तो 9th टर्म हो जाएगा, और इनको अगर शामिल किया जाए तो इनका टर्म जो होगा वो 10वां हो जाएगा। ठीक है, और अभी तक जो गवर्नर रहे उनके नाम भी आपको याद होने चाहिए। जैसे कि पहला जो है प्रभात कुमार। ओके, उसके बाद रहे थे विनोद चंद्र पांडे। विनोद चंद्र पांडे के बाद जो रहे हैं उनका नाम है एम रामा जॉयस। फिर रहे हैं वेद प्रकाश मरवा। फिर उसके बाद रहे हैं सैयद सिप्ते रजी। ये सब आपको याद होना चाहिए। शंकर नारायण। उसके बाद रहे हैं MOH फारूक। फिर रहे सैयद अहमद, और उसके बाद द्रौपदी मुर्मू, और फिर कौन रहे हैं? रमेश बैस। ठीक है, यहां पर जो टर्म आता है बीच में कुछ समय के लिए रहे थे विनोद चंद्र पांडे। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, सॉरी। तो देखिए, क्वेश्चन का आंसर तो बस बहाना है, ये सब बताना है। ओके, ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन इस टॉपिक से आए तो क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर चलिए 3 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण रांची का क्षेत्र निम्नलिखित कंपायर से किस क्षेत्र तक ही सीमित है? ये पिछले सेट में ऐसा क्वेश्चन आया था लेकिन वो थोड़ा सा अलग था। अलग कैसे था? ये पूछा गया था कि कितने औद्योगिक क्षेत्र हैं झारखंड में, और उसका आंसर मैंने 4 बताया था। 4 औद्योगिक क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं इसको आप समझिए। यहाँ पर देखिए, डिटेल में बताने वाला हूं मैं क्योंकि क्वेश्चन इससे आता है और यहाँ पर आप कंफ्यूज करेंगे। कंफ्यूज कैसे करेंगे देखिए, भी आपको पता चलेगा। लास्ट सेट में जो क्वेश्चन आया था वो ये था कि कितने औद्योगिक क्षेत्र हैं। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था रांची, एक मैंने बताया था रांची। ठीक है, फिर मैंने बताया था आदित्यपुर, दूसरा हो गया। फिर मैंने बताया था बोकारो। ओके, और फिर मैंने बताया था संथाल परगना। तो ये 4 औद्योगिक क्षेत्र हैं। ठीक है, लेकिन वहीं जब प्राधिकरण की बात आती है तो इसका जो एरिया है थोड़ा सा बढ़ जाता है। जैसे कि यहां पर देखिए, आप मैप से ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि रांची की बात की जाए तो रांची में क्या है? एक तो रांची हो गया, ये रांची हो गया। ठीक है, रांची हो गया, लोहरदग्गा हो गया, गुमला हो गया, उसके बाद पलामू और गढ़वा। ठीक है, पलामू और गढ़वा। साथ ही साथ हजारीबाग जो है, हजारीबाग, कोडरमा और रामगढ़, ये सभी जो हैं ये किसके हैं? ये है रांची के। ठीक है, ये है रांची के। लेकिन वहीं जब अगर हम प्राधिकरण की बात करते हैं तो प्राधिकरण में क्या है कि देखिए, ये जो आया, ये 3 जो जिले हैं ये उत्तरी छोटानागपुर के हैं,
ये उत्तरी छोटा नागपुर के हैं, और ये जो है ये दक्षिणी छोटा नागपुर के हैं, और ये जो है ये पलामू प्रमंडल का है। तो वैसे तो होना चाहिए 3 पार्ट, पलामू, दक्षिणी, उत्तरी, लेकिन सिर्फ 2 होता है, दक्षिणी और पलामू। ऐसा इसलिए क्योंकि जब डिवीजन में इसको बांटा जाता है तो रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ओके, देखिए थोड़ा सा और समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, फिर मौका मिलेगा नहीं इतना डिटेल में बताने का। देखिए यहाँ पर रांची जो है, अगर हम लोग डिवीजन की बात करें तो रांची जो है तो रांची में आ जाता है आपका साउथ छोटा नागपुर और पलामू। ठीक है, ये रांची का हो गया। वहीं अगर आदित्यपुर की बात की जाए तो आदित्यपुर में आ जाता है पूरा कोल्हान। और वहीं डिस्ट्रिक्ट में आ जाए तो डिस्ट्रिक्ट में ये जो आप देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां वेस्ट, ये पूरा जो आदित्यपुर का जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ इसलिए कोल्हान लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो बोकारो है, तो बोकारो में देखिए, बोकारो में एक तो आ जाता है गिरिडीह, बोकारो और धनबाद। गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, ये जो है ये आ जाता है किसका, ये आ जाता है बोकारो का। ओके, तो बोकारो अगर देखा जाए, अगर डिवीजन की बात की जाए बोकारो में, तो यहाँ पर बोकारो का दक्षिणी उत्तरी छोटा नागपुर आ जाएगा, बोकारो का उत्तरी छोटा नागपुर आ जाएगा। और यहीं से आप देखेंगे कि रांची के लिए भी हो जाएगा, बोकारो के लिए भी हो जाएगा, इसीलिए सिर्फ रांची में जो है 2 मिलते हैं, साउथ और पलामू। ओके, समझ गए होंगे। इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में डिटेल में बताया था। ओके, देखिए तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो रांची है, रांची के लिए हो जाएगा, एक तो साउथ तो होगा ही होगा, साथ साथ पलामू, इसमें उत्तरी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉक गार्डन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द टाउन्स ऑफ झारखंड। ये कहाँ है रॉक गार्डन कहाँ है, ये रांची में कहाँ पर है, रांची के मेन सिटी में ही है, अल्बर्ट एक्का चौक से 4 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, और कांके डैम के किनारे है ये गार्डन जो है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, बोकारो जिले में जमीन की औसत ऊंचाई क्या है। व्हाट इज द एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ द लैंड इन बोकारो डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें कुछ है नहीं, आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा, 210 मीटर फ्रॉम मीन सी लेवल। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए ज़्यादा जानकारी जहाँ चाहिए होती है मैं वहाँ बता रहा हूँ, अब वो सब मैं क्या बताऊँगा, डायरेक्ट डेटा वाला क्वेश्चन है। व्हाट इज ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ चतरा डिस्ट्रिक्ट। चतरा इसका निर्माण कभी भी पूछ लिया जाता है। सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा हजारीबाग। ओके, हजारीबाग ये कब बना, 1833 से 34, 33 भी कभी कभी रहता है, 34 भी कभी कभी रहता है। इससे चतरा का अलग एक जिला बनाया गया, चतरा इससे अलग हो गया, एक जिला बना। चतरा अलग जिला कब बना था, ये बना था 29 मई 1991 को। ठीक है, ये हजारीबाग से बना था। कहीं कहीं आप देखेंगे 25 मई लिखा हुआ रहता है। और इसका जो एरिया है 3706 स्क्वायर किलोमीटर। उड़ान का बुक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है 3718, 3706 होगा, ये इसका सही पॉइंट है। ओके, इसमें 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, कौन कौन से, एक तो चतरा हो गया और सिमरिया ये हो गया। यहाँ पर नदी की बात की जाए तो नदी में दामोदर नदी है, बराकर नदी है, मतलब जो यहाँ से होकर गुजरती है, और एक पुनपुन नदी है। ठीक है, ये 3 नदी हो गया। यहाँ का एक इंपॉर्टेंट पहाड़ है कोल्हुआ पहाड़। मैंने जब पढ़ाया था आपको जैन धर्म बौद्ध धर्म, तो इसके बारे में बताया था, कोल्हुआ पहाड़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैन बौद्ध और हिंदू धर्म तीनों धर्मों के लिए कोल्हुआ पहाड़। ठीक है, यहाँ पर लावालोंग अभयारण्य भी है, लावालोंग अभयारण्य ये भी है। यहाँ पर एक मंदिर है, भद्रकाली मंदिर, बहुत ही फेमस मंदिर है ये भद्रकाली मंदिर। ओके, और एक चीज और आपको याद रखना है यहाँ पर कि शेड्यूल कास्ट
तो शेड्यूल कास्ट का परसेंटेज सबसे ज्यादा यहाँ पर है, परसेंटेज के मामले में शेड्यूल कास्ट यहाँ सबसे ज्यादा है चतरा में। ओके, और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है ये। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में एकमात्र जगह है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ है। ज्योतिर्लिंग टोटल 12 है भारत में, उसमें से एक जो है वो वैद्यनाथ टेम्पल है। साथ ही साथ 51 शक्तिपीठ है, उसमें से एक वैद्यनाथ टेम्पल ही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, वैद्यनाथ टेम्पल में आपको याद रखना है कि इसको जो है राजा पूरनमल ने बनाया था। क्वेश्चन पूछा जाता है ये, राजा पूरनमल जो कि 10वें राजा थे, 10th किंग ऑफ गिधौर राजवंश, गिधौर राजवंश। ओके, ये हो गया। अगला क्वेश्चन, तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, किस साल पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन किया गया था। देखिए 1949 में क्या हुआ था कि सरायकेला और खरसावां ये दो अलग रियासत थे, इसको मिलाकर एक जिला बनाया गया। उस जिला का क्या नाम रखा गया, सिंहभूम। ठीक है, और फिर सिंहभूम से 2 जिले अलग किए गए, एक ईस्ट सिंहभूम और एक वेस्ट सिंहभूम। ओके, जब मैंने आपको पढ़ाया था इसके बारे में, जिलों के निर्माण जब पढ़ाया जा रहा था, तो उसमें यह बताया गया था कि ईस्ट सिंहभूम वेस्ट सिंहभूम जो है ये 16 जनवरी 1990 को 16 नवंबर 1990 को ये अलग जिला बनता है। वहां पर आप एक करेक्शन कर लीजिएगा, ये 16 जनवरी 1990 हो जाएगा इसका सही आंसर, 16 जनवरी 1990। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 जनवरी 1990 को जो है ये अलग जिले बनते हैं, ईस्ट सिंहभूम वेस्ट सिंहभूम, किससे, सिंहभूम से। और फिर वेस्ट सिंहभूम से क्या है, इससे एक नया जिला बनता है, सरायकेला खरसावां। ओके, कब बनता है, ये बनता है 2001 में, अप्रैल 2001 में। तो यहाँ पर जो है वेस्ट सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम ईस्ट सिंहभूम कब बनता है, ये बनता है 16 जनवरी 1990 को। 16 जनवरी 1990 ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है, किस वर्ष गढ़वा जिला का गठन किया गया है। देखिए क्वेश्चन इससे आना ही आना, जो जिलों के निर्माण बताए गए थे बहुत ज्यादा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेट में कहीं आगे पीछे देखने को मिलेगा, लेकिन ईयर सभी जो है वो एक्यूरेट है ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि गढ़वा जिला जो है, गढ़वा जिला को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि 1833 में जो है लोहरदगा एक जिला बनाया गया था, और इससे अलग करके 1892 में पलामू जिला बनाया गया था। ठीक है, पलामू से अलग करके एक नया जिला बनाया गया, गढ़वा। ये कब बनाया गया था गढ़वा जिला, गढ़वा जिला बनाया गया था 31 मार्च 1991 को। ठीक है, 31 मार्च 1991 को ये बन गया था, लेकिन पूरी तरह से एग्जिस्टेंस में ये 1 अप्रैल में आया। तो 31 मार्च भी लिखा रहता है और कहीं कहीं 1 अप्रैल भी लिखा रहता है, तो दोनों को आप ध्यान से देख के टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर, यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 1 2 3 6 अप्रैल है, 1 अप्रैल 1991 ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध ग्रांड ट्रंक रोड झारखंड के किस जिले से गुजरती है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं जीटी रोड, आपने सुना होगा जीटी रोड। ये जो है ये कोलकाता से, वैसे तो बांग्लादेश से स्टार्ट होता है, लेकिन एक पूर्ण रूप से कोलकाता से यह स्टार्ट होता है और काबुल तक ये जाता है। ठीक है, बीच में बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिटीज आते हैं इंडिया के, और इसका जो मरम्मत है 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, और झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में क्या है, झारखंड में आपको याद रखना है, एक तो धनबाद, ठीक है, धनबाद हो गया, हजारीबाग हो गया, हजारीबाग और गिरिडीह, ये 3 जिले इस रोड पे पड़ते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 भी सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 भी सही होगा, 1 और 3 दोनों सही है, लेकिन यहाँ गिरिडीह लिखा हुआ है। गिरिडीह इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अधिकांश हिस्सा, अगर दोनों में आप कंपेयर करेंगे
तो दोनों को कंपेयर करते हुए गिरिडीह इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या है कि यहाँ पर ऐसा तो पूछा नहीं जा रहा है कि किसमें ज़्यादा हिस्सा है। ये दोनों जिले इसके सही आंसर हो जाएंगे, 1 और 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में गोड्डा जिला कहाँ स्थित है? अगर आप मैप देखेंगे, देखिए ये जो मैप है ये, तो गोड्डा जिला यहाँ आपको दिख रहा है। तो गोड्डा जिला किस एरिया में पड़ेगा? गोड्डा जिला ये पड़ेगा नॉर्थ। ठीक है, चलिए नॉर्थ हम लोग पहुंच गए, नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, तो ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ेगा। ओके, ये पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको देखिए लोकेशन याद होने चाहिए, जो जिले की लोकेशन है मैंने बहुत बार बताया आपको कि किस तरह से आपको याद रखना है, और वो जो है लोकेशन इंपॉर्टेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर भी आप कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, गुमला जिला किस जिले से अलग होकर बना है? गुमला को जानने के लिए फिर से मैं बेसिक जाऊंगा। देखिए स्टार्टिंग से मैं बार बार इसलिए बताता हूँ ना, क्योंकि बहुत सारे बुक में या फिर बहुत सारे टीचर जो होते हैं बस आपको डेट याद करवा देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर गुमला की बात की जा रही है तो मैं गुमला नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा आपको लोहरदग्गा। देखिए लोहरदग्गा ये बना था 1833 में, और 1833 टिक नहीं कर देना है लोहरदग्गा का, लोहरदग्गा का टिक करना है 1983। जो लोग स्टार्टिंग से क्लास कर रहे हैं वो समझ रहे होंगे इस चीज को। ओके, स्टार्टिंग वाला जो क्लास था जिलों की स्थापना का, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, तो उसमें मैंने ये बताया है। तो लोहरदग्गा 1833 में बना। ओके, उसके बाद 1899 में इसी से रांची, जो कि एक अनुमंडल था, इसको जिला बना दिया जाता है, लोहरदग्गा को अनुमंडल बना दिया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है 1983 में 2 जिले इससे बनाए जाते हैं। एक तो बनाया जाता है गुमला, और एक बनाया जाता है लोहरदग्गा, और एक बनाया जाता है लोहरदग्गा। ठीक है, तो जो गुमला है, ओके, तो जो गुमला है, गुमला कब बनता है? गुमला बनता है 18 मई 1983 को। ओके, इसी साल लोहरदग्गा भी एक नया जिला बनता है। फिर गुमला से अलग होके एक नया जिला बनता है सिमडेगा, और ये कब बनता है? ये बनता है 30 अप्रैल 2001 को। ठीक है, तो यहां पर क्या है, गुमला किससे अलग होकर एक नया जिला बना है? रांची से। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य के निर्माण के बाद गुमला जिले से कौन सा नया जिला बनवाया गया था? देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन, जिन लोगों ने बेसिक से पढ़ा है वो देखिए 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही टिक कर ले रहे हैं आसानी से। तो यहाँ पर क्या है कि गुमला जिला क्या हो जाएगा? गुमला जिले के बाद जो है कौन सा जिला बना था? सिमडेगा बना था। सिमडेगा कब बना था? ये बना था 30 अप्रैल 2001 को। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस स्टेडियम का नाम बताएं जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है। तो एक ही स्टेडियम है, JSC इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, जो कि रांची में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, झारखंड का कौन सा जिला अनुसूचित जातियों में सबसे ज्यादा है? देखिए शेड्यूल कास्ट की बात की जाए, अगर संख्या देखा जाए, संख्या, ठीक है, तो संख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? संख्या सबसे ज्यादा जो है ये कहां पर है? ये है पलामू में। ओके, कहां पर है? पलामू में है। और सबसे कम कहां है? सबसे कम आ जाता है पाकुड़ में। वहीं अगर परसेंटेज की बात की जाए तो परसेंटेज सबसे ज्यादा कहां है? सबसे ज्यादा है चतरा में। सबसे कम कहां हो जाएगा? सबसे कम है यहां पर हो जाएगा लोहरदग्गा हो जाएगा, माफ कीजिएगा। ये जो है ये संख्या में सबसे कम हो जाएगा लोहरदग्गा, और परसेंटेज में सबसे कम हो जाएगा पाकुड़। ओके, इसका ध्यान रखेंगे। ये हो गया शेड्यूल कास्ट के लिए। क्वेश्चन क्या है? जातियों में सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा पलामू, ऑप्शन नंबर 3। वहीं अगर क्वेश्चन होता शेड्यूल ट्राइब के लिए, तो शेड्यूल ट्राइब के लिए संख्या में सबसे ज्यादा हो जाता है रांची, और परसेंटेज में सबसे ज्यादा कहां हो जाता है? खूंटी। ओके, और सबसे कम कोडरमा। दोनों ही केस में, परसेंटेज और संख्या के केस में। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, शेड्यूल कास्ट का सबसे ज्यादा संख्या। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातियों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट की स्थापना का उद्देश्य है? देखिए इसका उद्देश्य यही है कि जितनी भी
चीजें हैं जिससे उन्हें जो है मेन स्ट्रीम से जोड़ा जा सके, यही इसका उद्देश्य है। मतलब कि हर चीज के लिए जागरूकता पैदा करना, हर तरह का सुधार करना। जैसे कि आप जो पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पर, राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि, ये पॉइंट हो जाएगा इसका। सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ाना, अब ये पॉइंट लिखने के बाद बहुत सारे पॉइंट्स इसमें आ जाते हैं सामाजिक आर्थिक लिख देने पर, तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही हो जाएगा। और इसके साथ साथ धार्मिक शिक्षाओं में भी सुधार किया जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 जो है ऑल ऑफ दिस, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है झारखंड में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? एक ही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि रांची में है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। और एक आईआईटी है, एक आईआईटी है, कहां पर है? ये धनबाद में है। ये कहां पर है? ये धनबाद में है। ओके, पहले ये आईएसएम धनबाद के नाम से जाना जाता था, अभी भी आईएसएम धनबाद लोग बोलेंगे क्योंकि पुराना नाम जो है बहुत ही कम जगह बदल पाता है। ओके, ऑफिशियली इसका नाम आईआईटी धनबाद है। ऑप्शन नंबर 1, ये तो खैर अलग हो गया, केंद्रीय विश्वविद्यालय एक ही है रांची में। ओके, नेक्स्ट है भारत के कुल लौह अयस्क के भंडार के संबंध में झारखंड के लौह अयस्क के भंडार का अनुमानित प्रतिशत हिस्सा कितना है? देखिए, लौह अयस्क की बात की जाए तो लौह अयस्क के उत्पादन में जो है भारत का जो स्थान है वो चौथा है। पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है चाइना, दूसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया, तीसरे स्थान पर है ब्राजील और चौथे स्थान पर है इंडिया। ये हो गया उत्पादन पर। अब आते हैं हम लोग झारखंड के अंदर, तो भारत के अंदर, तो भारत में अगर रिजर्व की बात की जाए, मतलब कि भंडार की स्थिति देखी जाए, तो फर्स्ट में आता है कर्नाटक, सेकंड में आता है उड़ीसा और थर्ड में आता है झारखंड। लेकिन वहीं अगर हम लोग उत्पादन की बात करें तो फर्स्ट में आ जाता है उड़ीसा और सेकंड में आ जाता है कर्नाटक, थर्ड में झारखंड ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब झारखंड के अंदर आते हैं। झारखंड में क्या है? झारखंड में देखिए, झारखंड का एक हो गया सिंहभूम का क्षेत्र। झारखंड का देखिए, झारखंड का जो सिंहभूम का क्षेत्र है, ये वाला जो एरिया है सिंहभूम का क्षेत्र, आप देख रहे हैं ये उड़ीसा से लगता है। ये जो एरिया है ये उड़ीसा से लगता है ना? तो ये इसका बाउंड्री वाला हो गया ये एरिया, और उड़ीसा का ये बाउंड्री हो गया। तो ये जो एरिया है, ये एरिया पूरे भारत में ये फेमस है, यहाँ पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्षेत्र की बात की जाए तो ये जो एरिया है इसको बोला जाता है बराम जादा। क्या बोला जाता है? बराम जादा। ओके, तो इस एरिया में सबसे ज्यादा लौह अयस्क पाए जाते हैं। अब ये एरिया झारखंड का भी है और उड़ीसा का भी है, याद रखेंगे आप। और झारखंड में सिंहभूम के क्षेत्र में ये एरिया पड़ता है। सिंहभूम में पसेरा बुरु है और नोवा मंडी है। ठीक है, और उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा में ये केओंझर का इलाका पड़ता है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि भंडार टोटल जो है कितना है, अनुमानित भंडार प्रतिशत में कितना है? तो 26% इसका सही आंसर हो जाएगा, 26%। अब ऑप्शंस में 26% तो है नहीं, तो नजदीकी हम लोग देखेंगे, नजदीकी डेटा, तो 26% का नजदीक का वैल्यू हो जाता है 25.7%। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, एक मिनट, ये कितना हो गया? चलिए 28 मिनट हुआ है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में पलामू में अंग्रेजों के विरुद्ध किस कबीलाई ने विद्रोह किया था? अगर पलामू की बात की जाए, ठीक है, तो पलामू में वही दो वीर बंधु जिनका नाम है नीलांबर और पीतांबर, इनका नाम आता है सामने। ओके, एक है नीलांबर और पीतांबर। ये जो हैं, ये दोनों बंधु जो हैं, इनको भोक्ता बंधु के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये भोक्ता जनजाति से बिलोंग करते हैं। और भोक्ता जो है ये खरवार की ही एक शाखा है, खरवार की ही एक शाखा है। ठीक है, 1857 में अंग्रेजों के अगेंस्ट इन्होंने जो है क्रांति में भाग लिया और आंदोलन का इन्होंने उस क्षेत्र में नेतृत्व किया था। इनके कारण क्या हुआ कि इस क्षेत्र में चेरो, खरवार
और भोक्ता, ये एक हो गए और इनको मिलाकर एक सैन्य दल बनाया गया था। इनको मिलाकर एक सैन्य दल बनाया गया था और इसके स्वतंत्र शासक के रूप में इन्होंने अपने आप को जो है स्थापित किया। तो यहाँ पर जो है किस कबीलाई ने विद्रोह किया था? यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भोक्ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र में लोकगीत का ज्ञात संगीत क्या है? जो ऑप्शंस हैं, तो इसमें से कौन कौन से लोकगीत में आते हैं, बस ये आपको आंसर करना है। तो लोकगीत जो है, बहुत सारे लोकगीत हैं झारखंड में। ये जो आप देख रहे हैं, डोमकच, झूमर, धंधर, धंधरा, तो ये जो है डोमकच और झूमर, ये डांस भी हैं, लोक नृत्य भी हैं और लोक संगीत भी हैं। ओके, यहाँ पर जो धंधर देख रहे हैं, धंधरा, इसको डैड़ धरा भी बोलते हैं। और ये जो है, ये वर्षा ऋतु में देवस्थान में गाया जाता है। ओके, ये जो देख रहे हैं आप, अंगनई, अंगनई जो है, अंगनई, ये क्या है कि स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे लोकगीत हैं, जैसे कि झंझाइन है, झंझाइन जो है, ये जन्म संबंधी क्रियाओं में इसको गाया जाता है, झंझाइन। उसके बाद प्रातःकाली है, तो प्रातःकाली सुबह के समय गाया जाता है। अधरतिया है, ये मध्य रात्रि को गाया जाता है। ठीक है, इसके अलावे जो है कजली एक है, कजली भी वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ओके, उदासी है, उदासी गर्मी के मौसम में गाया जाता है। पावस, पावस जो है, ये वर्षा ऋतु के स्टार्टिंग में गाया जाता है। तो इस तरह के लोकगीत हैं। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही होंगे, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 जो है, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में शुष्क क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से है। तो शुष्क क्षेत्र में जो खेती की जाती है, उसको सूखी भूमि की खेती ही कहते हैं, मतलब ड्राई लैंड कल्टीवेशन ही होता है ड्राई एरिया में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, झारखंड के आदिवासी गांव में हॉकर का क्या काम होता है? देखिए, गांव में जो प्रधान होते हैं, तो प्रधान की जो भी सूचनाएं होती हैं, प्रधान के जो भी आदेश होते हैं, तो उन सूचनाओं से होकर गांव वालों को जागृत करता है। मतलब इनके इंफॉर्मेशन को जो है, ये पहुंचाते हैं गांव वालों तक। तो यहां पर क्या हो जाएगा? जानकारी को प्रचार देने के लिए, टू गिव पब्लिसिटी टू द इंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पलामू में कौन सी तेल बीज अधिकतम मात्रा में उत्पादित है? ओके, यहां पर देखिए कि जो तिलहन है, ठीक है, जो तिलहन है, तिलहन और दलहन, तिलहन और दलहन, तिलहन, तो इन दोनों ही केसेस में पलामू 1 नंबर पे आता है झारखंड में। और इसमें भी सबसे ज्यादा सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। एक क्वेश्चन आया भी था इससे, सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो यहां पर सरसों आंसर होना चाहिए था। यहां पर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 सरसों होना चाहिए था, लेकिन यहां पर तिल लिखा हुआ है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे, सरसों होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट, ये क्या कहलाता है? ये है क्या कि सेम उसी तरह से है कि जो केंद्रीय योजना था, तो इसमें क्या है कि ओवरऑल डेवलपमेंट की बात होती है, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात होती है, और इसमें खासकर खेती, पशुपालन, इसका ध्यान रखा जाता है। ये सब सारे काम किए जाते हैं वैसे क्षेत्र में जहां पर जो है एसटी, जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, जनजाति जो है, उनकी संख्या ज्यादा है, तो वैसे क्षेत्र में खेती पशुपालन, इसको जो है ये काम किया जाता है, और इसको मेसो प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, औंधी गीत, औंधी गीत कब गाया जाता है? अभी क्वेश्चन आया था, मैंने बताया था कि जो औंधी गीत है, औंधी गीत कह लीजिए, औंधी गीत जो है, औंधी गीत, ये विवाह के समय गाया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे गीत मैंने बताया था, जैसे कि इसी के जैसा मिलता एक नाम है अंगनई,
अंगनई जो है ये स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। फिर मैंने आपको बताया कजली, ये वर्षा ऋतु में है। एक और वर्षा ऋतु का आपको याद कर लेना है, डैड़धरा। डैड़धरा ये जो है वर्षा ऋतु में देवस्थान में गाया जाता है। फिर एक है पावस, ये वर्षा ऋतु के स्टार्टिंग में गाया जाता है। फिर उदासी जो है ये गर्मी के मौसम में गाया जाता है। अधरतिया मध्य रात्रि को गाया जाता है। प्रातःकाली सुबह में गाया जाता है। ओके, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैरिज। ऑप्शन नंबर 2 विवाह, ठीक है, शादी। औंधी गीत शादी के समय गाया जाता है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, मुंडा सासस में क्या रखते हैं। देखिए, सासस एक स्थान है। सासस जो है एक स्थान है। सासस क्या है, एक स्थान है। सासस, सासस भी बोला जाता है और इसको शासन भी बोला जाता है, ठीक है, सासस शासन। तो ये क्या है, ये एक स्थान है, एक स्थान है, एक जगह का नाम है। और इसमें क्या होता है कि मुंडा के जो पूर्वज हैं, ओके, जो मृतक हैं, उनकी अस्थियों को इस जगह में रखा जाता है। उनकी अस्थियों को इस जगह में रखा जाता है। इस जगह को बोला जाता है शासन। और इस जगह में, इसी जगह में, ओके, इसी जगह में क्या है, इनके जो पूर्वज हैं, जो मृतक हैं, इनकी स्मृति में शिलाखंड रखा जाता है, पत्थर रखा जाता है। और इस शिलाखंड को क्या बोला जाता है, इस शिलाखंड को बोला जाता है शासन दिरी, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बोन्स ऑफ देयर एंसेस्टर, उनके पूर्वजों की हड्डियां। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 के विद्रोह में किस जनजाति का उत्तराधिकारी शामिल था। 1831 में कौन सा विद्रोह हुआ था, ये 1831 से 32 मेनली हुआ था। और इस विद्रोह का नाम था कोल विद्रोह। क्या नाम था, कोल विद्रोह, ओके। इसके मेनली जो लीडर माने जाते हैं वो कौन है, वो माने जाते हैं बुद्धू भगत, ओके। और इसका जो एरिया था कोल विद्रोह का, वैसे तो कोल्हान प्रमुखता जो है कोल्हान ही था, लेकिन कोल्हान के अलावे भी जो है, कोल्हान के अलावे भी जो है पलामू हो गया, पलामू हो गया, छोटा नागपुर हो गया, मानभूम हो गया, ओके। सिंहभूम का क्षेत्र तो खैर रहेगा ही, क्योंकि कोल्हान ही इसका प्रमुख क्षेत्र था। तो ये सब प्रमुख क्षेत्र थे। अच्छा, ये हुआ क्यों था, बहुत सारे रीजंस थे, जैसे कि कुछ कुछ में पॉइंट्स अगर देखे जाए तो एक हो जाता है कि ज़्यादा लगान वसूलना। ज़्यादा लगान वसूलने के कारण लोग लगान दे नहीं पाते थे, और लगान नहीं देने के कारण उनकी भूमि का नीलामी कर देना, ये भी एक रीज़न था, ओके। जो दीकू थे, मतलब जो बाहरी लोग थे, तो दीकुओं द्वारा शोषण करना, ये भी एक रीज़न था, ठीक है। एक रीज़न ये भी था कि जो स्थानीय शासन व्यवस्था थी जनजातियों की, तो उनके जगह पर अंग्रेजों की शासन व्यवस्था लागू की जा रही थी। तो ये सारे रीजंस थे, ओके। और इस विद्रोह का दमन किया था कैप्टन विल्किंसन ने, ये भी आप याद रखेंगे। हो और मुंडा जनजाति इसके प्रमुख उत्तराधिकारी जो है माने जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ हो और मुंडा जनजाति ही इसमें शामिल थे, बाकी जनजाति भी बाद में इसमें आ गए थे। तो हो मुंडा, मेनली हो और मुंडा हो जाएगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, मतलब कि ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है, टिस्को को निम्नलिखित खानों में से किस से लौह अयस्क की आपूर्ति प्राप्त होती है। अभी क्वेश्चन आया था लौह अयस्क का। अगर झारखंड की बात की जाए, देखिए फिर से बता दे रहा हूं, झारखंड की बात की जाए तो ये जो कोल्हान वाला क्षेत्र है, ये जो सिंहभूम का क्षेत्र है, लास्ट वाला जो उड़ीसा से टच करता है ये, और उड़ीसा के बॉर्डर वाला, इसमें सबसे ज्यादा लौह अयस्क पाए जाते हैं, और इसको बारामजादा के नाम से बोला जाता है। झारखंड के क्षेत्र में आ जाता है कौन कौन सा, एक तो आ जाता है नवा मुंडी, ठीक है, और एक और क्या आ जाता है, नवा मुंडी के अलावा एक आ जाता है पसेरा बुरु, ठीक है। तो ये झारखंड के लिए हो गया। तो यहाँ पर क्या था क्वेश्चन में था कि कहाँ से सप्लाई किया जाता है। अब झारखंड की बात हो रही है तो झारखंड में दो नाम है, पोसारा बुरु और नवा मुंडी।
तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, सिंहभूम के क्षेत्र में है ये, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और कितना परसेंट है झारखंड में टोटल इंडिया का? 26%, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से धर्म के लोग तीर्थ यात्रियों के रूप में पारसनाथ पहाड़ी पर आते हैं? पारसनाथ पहाड़ी, ये जो है ये जैन धर्म का मक्का भी माना जाता है, मक्का भी माना जाता है। यहाँ पर जैन धर्म में क्या है, टोटल 24 तीर्थंकर हुए, 24 में से 20 तीर्थंकर ने यहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया। जो अंतिम तीर्थंकर थे उनका नाम क्या था? जो 23वें थे, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। ठीक है, सबसे ऊंची पहाड़ी है ये झारखंड की, सबसे जो ऊंचा पॉइंट है उसको बोलते हैं समेत शिखर। क्या बोलते हैं? समेत शिखर। कितनी हाइट है इसकी? मीटर में 1365, 44, 78 फीट में। ये दोनों आप याद रखेंगे, क्वेश्चन किसी से भी पूछा जा सकता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ओके, तो ये 30 क्वेश्चन थे, सेट नंबर 5 है, सेट नंबर 4 अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने सेट नंबर 5 बताया। ओके, तो इसी तरह से लगभग सभी सेट को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं झारखंड के अगली वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करके फीडबैक अपना दे सकते हैं, कमेंट करके भी दे सकते हैं। कमेंट करके आप कुछ बोलेंगे तो और भी मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के लिए वीडियो में। धन्यवाद।